नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कल जो एग्जाम लिया गया था, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, उसके गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सादृश्यता का क्वेश्चन है। देखिए ये एनालॉजी का जो संबंध इस चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में है वही संबंध राइट हैंड साइड के शब्दों में होना चाहिए। देखिए यू को क्या लिख दिया है वी, एच को क्या लिख दिया है आई, सी को क्या लिखा है डी, डी को लिखा है ई, एन को लिखा है ओ, मतलब +1 किया है सब में। तो आप यहां भी क्या करिए +1 कर लीजिए। तो ओ को क्या लिखेंगे पी, के को क्या लिखेंगे एल, जेड को क्या लिखेंगे ए, एक्स को क्या लिखेंगे वाई, डी को लिखेंगे ई और क्यू को लिखेंगे आर, मतलब PLAYER ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक को चुनिए। सादृश्यता का ही क्वेश्चन है ये। जो भी संबंध इस चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही संबंध आपको राइट हैंड साइड में बनाना है। तो 4 को 6 लिखा है, 1 को 3 लिखा है, 4 को 6 लिखा है, मतलब आप देख पा रहे हैं +2 किया है। 4 में +2 करेंगे 6 आएगा, 1 में +2 करेंगे तो 3 आएगा और 4 में +2 करेंगे तो 6 आएगा। तो आप भी क्या करिए 3 में +2 कर दीजिए 5, 2 में +2 कर दीजिए 4 और 5 में +2 कर दीजिए 7। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। सेट ए का पेपर है ये। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस बगीचे के आधे हिस्से की परिसीमा मतलब परिमाप 36 मीटर है। इस बगीचे के आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई बताइए। आयताकार बगीचा है। ठीक, आयताकार बगीचे की लंबाई को अगर मैं x या a बोलूं, चौड़ाई को y या b बोलूं, तो रिलेशन क्या दिया है, बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस बगीचे के आधे हिस्से की परिसीमा 36 मीटर है। अब आपको पता होगा आयत का जो परिमाप होता है ये कितना होगा 2a + b, भाई a + a 2a, b + b 2b, तो 2 को कॉमन निकाल दिया तो परिमाप कितना हो गया 2a + b। लेकिन आधे हिस्से का परिमाप दिया है, आधे हिस्से का परिमाप मतलब डिवाइड बाई 2, इसका मतलब आपको a + b की वैल्यू देकर रखा है कितनी 36। यही मतलब हुआ आधे हिस्से की परिसीमा 36, मतलब मान लीजिए इन दोनों का टोटल कितना देकर रखा है 36, या इन दोनों का टोटल कितना देकर रखा है 36, मतलब a + b की वैल्यू कितना दिया है 36। एक रिलेशन आपको यह पता है कि a की वैल्यू b + 4 आप पुट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू को मैं b + 4 पुट कर दिया तो 2b + 4 = 36। तो यहां से 2b की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 16, b 16 मिल गया और a कितना हो गया 16 और 4 20। तो ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए जो एक परिवार के 1 महीने के खर्च को प्रदर्शित करता है। ये जो पूरा का पूरा पाई चार्ट है ये किसी परिवार के 1 महीने के खर्च को प्रदर्शित कर रहा है। यदि 1 महीने का कुल खर्च 10,800 रुपए है तो चिकित्सा संबंधी खर्च को ज्ञात कीजिए। अब चिकित्सा संबंधी खर्च कौन सा सेक्टर शो कर रहा है, तो सेक्टर 3, ये देखिए सेक्टर 3 ये शो कर रहा है चिकित्सा संबंधी खर्च को 10 डिग्री है। इसका मतलब आपको 10 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी दी है आपको 10,800, इसका मतलब पूरे पाई चार्ट की वैल्यू डिग्री में बोलूं तो 360 डिग्री, और ये कितना है 10,800 है। पूछा क्या है 10 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। 360 डिग्री की वैल्यू 10,800, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,800 बटे 360। 10 डिग्री की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे 10,800 बटे 360 इंटू कितना लिख देंगे 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
36 से 3 बार में कैंसिल, कितना उत्तर आ गया देखिए 300, ऑप्शन सी। ठीक, बहुत आसान प्रश्न था। पूरे के पूरे पाई चार्ट की वैल्यू डिग्री में 360 डिग्री और रुपए में कितनी दी है 10,800, तो 1 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हैं। 1 डिग्री मिल गया तो 10 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न संख्या 5 से 7 के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा है, सभी चित्रों के भीतर पड़ने वाली संख्या कौन सी है। आप देख पा रहे हैं एक आपके सामने आयत या वर्ग जैसा कुछ दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। 3 चित्र हैं, तीनों चित्रों के भीतर पड़ने वाली संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं 4 जो है ये त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है और इस आयत के अंदर भी है, तो उत्तर क्या हो गया आपका 4। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 चित्रों के भीतर पड़ने वाली संख्या कौन सी है। ऑप्शन से चेक करिए, 10 और 3। क्या 10 और 3 किन्हीं 2 चित्रों के अंदर पड़ रही है। ये देखिए 10 वृत्त के अंदर है और इस आयत के अंदर है, 3 त्रिभुज के अंदर है और आयत के अंदर है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 7 और 10। 7 आप देख पा रहे हैं त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है, 10 आप देख पा रहे हैं वृत्त के अंदर है और आयत के अंदर है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, उपयुक्त सभी लगा दीजिए, क्योंकि ए और बी आपको दिख गया कि उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए। चाहे तो 3 और 7 को भी देख सकते हैं। केवल वृत्त के भीतर पड़ने वाली संख्या कौन सी है, तो देखिए केवल वृत्त, तो केवल वृत्त के भीतर कौन है 9 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आसान प्रश्न था, तीनों के तीनों बहुत आसानी से आप बता सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे देखिए कुछ प्रतीकों का यूज किया है। ये देखिए ये कुछ प्रतीक हैं जिनका यूज किया है, लेकिन उन प्रतीक का अर्थ बोल दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रतीकों के अर्थ लिखिए। पहले तो @ के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, गुणा। यहां देखिए इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा, माइनस। ठीक, हैश के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस। और ये स्टार के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, तो डिवाइड। कितना है 9। अब वी बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। वी बोर्ड मास रूल आपको पता होगा। ठीक, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले डिवाइड करिए और बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। कितना आएगा 4। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 16। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब। ठीक, कितना आएगा ये 10 आएगा। केवल प्लस और माइनस बचता है, तो आपका मन है आप पहले माइनस करो या पहले प्लस करो। मतलब ये जो आपका बचा है 16 - 10 + 4, आपका मन है घटाना है तो पहले घटाइए, जोड़ना है तो पहले जोड़िए। अगर मैं घटाऊंगा तो 6 + 4 कितना आएगा 10 आएगा। उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक तरह के हैं जबकि एक अलग तरह का है। उस अलग विकल्प को चुनिए। बांसुरी, गिटार, वायलिन और सितार, इनमें से आपको बताना है अलग कौन सा है। वर्गीकरण चैप्टर का है ये, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रश्न है, जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक अलग होता है और बाकी 3 किसी प्रकार से समान होते हैं। बांसुरी को मुंह से फूंक के बजाते हैं, जबकि ये तीनों के साथ ऐसा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी केवल चाय पीना पसंद करते हैं तथा कुछ कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो न तो चाय पीना और न तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ कर्मचारी दोनों ही पसंद करते हैं। निम्नलिखित वेन रेखा चित्रों में कौन इन तथ्यों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। अगर मैं बोलूं कि ये लोग चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक, ये पूरा का पूरा गोला कॉफी पीने वाले को बता रहा है। ध्यान रखेंगे, चाय पीने वाले ये पूरे के पूरे हैं, कॉफी पीने वाले ये पूरे के पूरे हैं। समझ पा रहे हैं। अगर मैं केवल चाय की बात करूंगा तो केवल चाय में कौन आ जाएंगे, ये जो इधर का पोर्शन है केवल चाय वाले हो गए। केवल कॉफी की बात करूंगा तो ये हो गए केवल कॉफी वाले। समझ पा रहे हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, मैं बना लेता हूं कि भाई ये चाय पीने वाले हो गए, ये कॉफी पीने वाले हो गए, और ये जो कॉमन है ये क्या है, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अगर मैं इस पूरे गोले की बात करता हूं तो इस पूरे गोले में चाय पीने वाले लोग हैं,
चाय पीने वाले का मतलब केवल चाय वाले तथा चाय और कॉफी वाले भी शामिल हैं। चाय पीते हैं वो, केवल चाय वाले शामिल हैं तथा चाय और कॉफी वाले शामिल हैं। अगर मैं इस गोले की बात करूं तो कॉफी पीने वाले लोग हैं, मतलब केवल कॉफी तथा कॉफी और चाय दोनों शामिल हैं। अगर मैं केवल इस पोर्शन की बात करता हूं, ये जो पोर्शन है, तो ये क्या बताएगा? देखिए, चाय वाले में कॉमन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बताएगा केवल चाय वाले को, ये बताएगा केवल कॉफी वाले को। ठीक, तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं केवल चाय पीने वाले लोग, केवल कॉफी पीने वाले लोग, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग, यहां से आप ये भी बता सकते हो कि ये चाय पीने वाले लोग, ये कॉफी पीने वाले लोग, और ये क्या है? कॉमन। ठीक, जो क्या ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है। ये तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल चाय और कॉफी की बात किया है तो 3 गोले तो बनेंगे ही नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है आपको। ऑप्शन ए में दिख रहा है। केवल चाय मिल गया, केवल कॉफी मिल गया, चाय और कॉफी दोनों मिल गया, टोटल में से इन तीनों को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा न तो चाय और न ही कॉफी। ये प्रश्न आप कर चुके होंगे प्रतिशत में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित बार रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पर्यटन स्थल ए में वर्ष 17, 18 और 19 में आए पर्यटकों तथा पर्यटन स्थल बी में वर्ष 16, 17 तथा 20 में आए पर्यटकों की कुल संख्या के बीच अनुपात का पता लगाइए। तो देखिए स्थल ए जो है ये ब्लैंक वाला है, स्थल ए, और स्थल बी है ये लाइन वाला। तो स्थल ए में 17, 18 और 19 में कितने पर्यटक आए हैं? तो देखिए 17, 18 और 19 ये 3 वर्ष बोला है। 17 में कितने हैं? 600। 18 में कितने हैं? देखिए 400। और 19 में कितने हैं? तो 19 में है 800। अगर मैं बात करता हूं स्थल बी की, तो स्थल बी का 16, 17 और 20 बोला है। 16, 17 और 20, तो 16 में स्थल बी में कितने लोग आए हैं? 500। 17 में कितने आए हैं? देख लीजिए 400। और 20 में कितने आए हैं? तो 20 में देखिए कितने आए हैं? 100। डिवाइड करिए, 6, 4, 10, 10 और 8, 18, तो 1800 डिवाइड बाई कितना? 1000। कट करिए 2 से, 2 9 18, 2 पंचे 10, तो अनुपात क्या मिल गया आपको? 9:5 मिल गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन सी 9:5। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे प्रश्न आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है तथा 4 उत्तर आकृतियां भी दी गई हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी के रूप में दर्शाया गया है। दी गई 4 आकृतियों में से कौन सी एक आकृति प्रश्न आकृतियों वाली श्रृंखला के क्रम में है? तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का ये श्रृंखला चल रहा है। देखिए इसको देखिए, ये जो वर्ग है, ठीक, ये वर्ग कहां आया? नीचे आया, फिर अगले में और नीचे आ गया, मतलब डायगोनल में आ रहा है। फिर कहां गया? ऊपर गया, मतलब वापस से यहां आ गया। देखिए समझ पा रहे हैं? तो ये वर्ग अगर आप देखेंगे तो हर बार क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। ऑप्शन इसके इतने आसान थे कि 3 में तो वर्ग को वहीं पे रखा है, तो ये तीनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। बाकी आपको दिमाग ही नहीं लगाना था। ये तीनों में वर्ग को उसी स्थान पे रखा है, ये तीनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा यहां पे दिमाग आपको लगाना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a डॉट b, देखिए a डॉट b को दर्शा दिया है वो कि a प्लस 2b माइनस ab द्वारा परिभाषित किया जाए तो -2.5। अब देखिए a के प्लेस पे क्या रखेंगे? -2, और b के प्लेस पे क्या रखेंगे? 5। जमा दीजिए, -2.5। भाई आपको -2.5 निकालना है। डॉट मतलब क्या? नहीं पता, प्रश्न में दे दिया है। a डॉट b का मतलब निकालिए। a के प्लेस पे कितना रखेंगे? -2, ये देखिए -2 प्लस 2b, b के प्लेस पे कितना? 5, तो b के प्लेस पे कितना रखा? 5, माइनस a इंटू बी, a के प्लेस पे -2 और b के प्लेस पे कितना? 5। सिंप्लीफाई करिए, ये -2 प्लस 5 दूनी कितना? 10, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी कितना? 10। 10 और 10 20, 20 में से 2 गया, कितना बचेगा? 18। ऑप्शन डी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की परिसीमा, परिसीमा मतलब परिमाप 48 मीटर है
तथा इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले तो क्या करिए, आप त्रिभुज की भुजाएं फाइंड कर लीजिए। त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है और परिमाप कितना है? 48। मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लेता हूं इसकी भुजा 3K, 4K और 5K है। इन तीनों का योग क्या होगा? 48, क्योंकि परिमाप मतलब परि, बाहर का माप। तो a प्लस बी प्लस सी, या फिर सीधे लिखता हूं मैं 3K प्लस 4K प्लस 5K बराबर कितना? 48। तो 12K बराबर कितना हो गया? 48। तो K कितना आ गया? 4। K 4 आ गया तो बता दीजिए, एक भुजा हो गई 12, एक 16 और एक क्या हो गई? 20। तो 20, 16 और 12, ये तीन भुजाएं मिल गई। कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? ऐसा कुछ देखे होंगे आप, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। S क्या होता है? यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पे S को क्या बोलता हूं मैं? ये S होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? तो S की वैल्यू आप 48 का आधा कर दीजिए, तो S क्या हो गया? 24। तो S की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 24। अब S माइनस ए, तो 24 में से 12 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 12। S माइनस बी, 24 में से 16 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 8। S माइनस सी, 24 में से 20 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 4। तो 24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4, फैक्टर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे आप, तो आपको वर्गमूल कितना मिलेगा? 96 वर्ग मीटर मिलेगा। ठीक, जो कि क्षेत्रफल होगा। आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 24 को चाहे तो ब्रेक कर दीजिए, 12 को ब्रेक करिए, 8 को ब्रेक करिए और 4 को ब्रेक कर दीजिए, दो का जोड़ा बाहर निकाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, 5x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 5 हो तो 11x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, देखिए क्या करिए, ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन से क्या करिए, x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल गई तो 11x माइनस 3y का मान आप आसानी से बता सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में और 3 का गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में, घटा दीजिए। 5 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो क्या बनेगा? देखिए 15x प्लस 20y इक्वल टू 45। 3 का गुणा करिए समीकरण 2 में तो 15x माइनस 33y इक्वल टू माइनस का 15, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, कितना हो गया? यहां से यही आएगा 53y इक्वल टू कितना? 60। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 60/53। तो y की वैल्यू 60/53 मिल गई। अब समीकरण 1 में रख के x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप दोनों का जो भी बोल रहा है, 11x माइनस 3y बोला है तो 11x माइनस 3y निकाल लीजिए। एक तरीका तो यह है करने का। ठीक, टाइम आपके पास था तो आप कर सकते हैं। समीकरण 1 में 5 का गुणा किए हैं, क्यों? क्योंकि आप x के मल्टीपल को क्या कर रहे हो? यहां पे सेम कर रहे हो, तो इसका गुणा यहां पे, तो 5 तरीका हो गया, देखिए 15, 5 चौको हो गया 20 और 5 नवा हो गया 45। 3 का गुणा इधर किया, 3 पचे 15, 11 तरीका 33 और इधर कितना? 5 तरीका 15। तो y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख के x निकाल लीजिए, x और y मिल गया तो ये मिल जाएगा। उत्तर इसका 13 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 13 के मूल क्या होंगे? ब्रेक कर दीजिए इसको। ठीक, द्विघात समीकरण को ब्रेक करना आता होगा आप लोगों को। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 2 इंटू 13 कितना? 26 है। अब यहां माइनस है, मतलब घटाने में कितना आना चाहिए? 11 और गुणा करने में कितना है? 26।
तो 13 और 2 ही होगा। तो क्या लिखूंगा, प्लस 13x माइनस 2x माइनस 13। यहां से देखिए पहले ब्रैकेट में क्या लिखिए, 2x स्क्वायर प्लस 13x, माइनस बाहर निकाल दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 13, x बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 13। यहां से एक कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचेगा, 2x प्लस 13। तो 2x प्लस 13 को कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू माइनस 13/2। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। माइनस 13/2 को क्या लिख दिया है वो, -6 सही 1/2। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार सीट ABCD जिसमें AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक, ये 30 सेंटीमीटर दिया है आपको AB की वैल्यू, BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, से BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। इतना टुकड़ा को काट दिए हैं। इस सीट के बाकी बचे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बाकी बचा हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखिए बहुत आसान है, पूरा क्षेत्रफल निकालूंगा, मतलब अगर मैं करता हूं 30 × 14 तो ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें से अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल को, सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देता हूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा π/2 × r²। अब देखिए इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7, तो इंटू 7 × 7, 14 त्रिका 42, 420 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करिए तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल, तो 420 में से 77 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 343, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखेंगे अर्धवृत्त बन रहा है, ये देखिए ऐसा कुछ बन रहा है अर्धवृत्त। ये पूरा का पूरा लेंथ आपको 14 पता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहन ने 70,500 में एक पुरानी कार खरीदी। इसके मरम्मत में 12,100 रुपए खर्च किए। इसकी बीमा के लिए 2,000 रुपए चुकाए। बाद में 87,138 में इसे बेच दिया। तो इससे होने वाले लाभ को ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि कार को लाने में खर्च कितना किया, वो टोटल खर्च। तो भाई लाया पहले कितना में, 70,500 में, ठीक, 12,100 रुपए खर्च किया मरम्मत में और बीमा में कितना, 2,000, मतलब 84,600 रुपए टोटल वो खर्च किया। बेचा कितने में, 87,138 में। तो लाभ तो होगा ही, सिंपल सी बात है, लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, तो आप घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा लाभ। लाभ कितने का हुआ देख लीजिए, तो 8 में 0 क्या बचेगा, 8, 3 में 0 क्या बचेगा, 3, 11 में 6 क्या बचेगा, 5, यहां कितना, 6 में 4 कितना बचेगा, 2। तो 2538 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कार कितने की पड़ी उसको, 84,600 की, इंटू कितना, 100, 2 0 से 2 0 काटिए, 846 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 3%। ध्यान रखेंगे क्रय मूल्य का यह मतलब नहीं कि आप कार को खरीद के ले आए, उस कार को घर तक लाने में आपका टोटल कितना पैसा लगा है। ठीक, तो मरम्मत कराएंगे तो पैसा लगा ना, बीमा कराएंगे तो भी तो पैसा लगा। तो देखा जाए तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 84,600, और विक्रय मूल्य कितना, 87,138, मतलब लाभ होगा। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यदि बहुपद x² प्लस 3x प्लस p, ये एक बहुपद दिया है, इसका एक शून्यक 2 हो। एक शून्यक 2 का मतलब क्या हुआ कि इसका एक गुणनखंड आपका x - 2 निकलेगा। मतलब x बराबर 2 रखने में इस बहुपद की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक, तो x बराबर 2 रखिए, तो 2 दूनी 4, ठीक, 3 दूनी 6 प्लस p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -10, ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राम यदु का भाई है, राम मोहन का पुत्र है, सोहन मोहन का पिता है, यदु का सोहन के साथ कौन सा संबंध है। तो जमा लीजिए थोड़ा सा, राम यदु का भाई है, मान लीजिए राम जो है ये
यदु का भाई है। इनका मतलब रिलेशन कैसा है इनके बीच? भाई भाई का रिलेशन है, क्योंकि राम यदु का भाई है। नाम से ही क्लियर है, राम भी मेल है और यदु भी क्या है? मेल। राम मोहन का पुत्र है। अब राम जो है ये पुत्र है किसका? मोहन का। मतलब मोहन इन दोनों का पिता है भाई। सोहन मोहन का पिता है। अब सोहन जो है ये मोहन का पिता है। तो यदु का सोहन के साथ कौन सा संबंध है? तो देखिए, यदु और राम का पिता मोहन और मोहन का पिता सोहन, मतलब ये दोनों पोता, ये पिता और ये दादा। सिंपल सी बात है, ये दादा हो गया, दादा का पुत्र मोहन और मोहन के दोनों पुत्र। तो यदु का सोहन के साथ कौन सा संबंध है? अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर दादा लगाएं कि पोता लगाएं, कंफ्यूजन हो रहा है, इंग्लिश में पढ़िए। हाउ इज यदु रिलेटेड टू सोहन? यदु सोहन का क्या लगता है? तो यदु जो है ये सोहन का क्या लगेगा? पोता लगेगा। ऑप्शन सी। बहुत लोग गलती किए होंगे, यहां पे दादा लगा के आए होंगे। ध्यान रखिए, दिक्कत होती है, इंग्लिश में पढ़िए। हाउ इज यदु रिलेटेड टू सोहन, मतलब यदु जो है ये सोहन का क्या लगता है? तो यदु सोहन का पोता लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गायब है, उस विकल्प को चुनिए जिससे वह श्रृंखला पूरी हो जाए। तो 68, 81, 96, फिर यहां पे पद गायब है 132। अब एक बात को समझेंगे, आप देख पा रहे हैं बहुत धीमे वृद्धि हो रही है। धीमे वृद्धि हो रही है मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। कितना जोड़ूंगा? 68 में 81 लाने के लिए 13, 81 में 96 लाने के लिए 15, दो बढ़ा रहा है, तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो चेक कर लीजिए क्या 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19 सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? तो 96 में 15 जोड़ूंगा, क्या आएगा? 96 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूं, कितना आया देखिए, सॉरी 17 जोड़ूंगा। 96 में कितना जोड़ता हूं मैं? 17, तो कितना आया? 113। तो यहां पे 113 को ले लेता हूं मैं, लेकिन चेक करता हूं क्या 113 में 19 जोड़ने पर 132 आता है? तो बिल्कुल आता है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 113। जब बहुत धीमे वृद्धि होगी मतलब देख लीजिए क्या ऐड किया है। तो यहां पे 68 में 13 ऐड किया, 81 आया, 81 में 15 ऐड किया, 96 आया, 96 में 17 ऐड करूंगा तो 113, और 113 में 19 ऐड करूंगा तो 132। ठीक, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 22 एवं 23 का उत्तर दीजिए। आप लोगों को प्रश्न अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं प्रश्न को रीड कर रहा हूं। राम एवं श्याम हॉकी एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। यदु एवं राम हॉकी एवं कबड्डी में अच्छे हैं। मधु एवं श्याम क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। यदु, मधु एवं मोहन फुटबॉल एवं कबड्डी में अच्छे हैं। कितने खेल हैं? देखिए, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, ठीक, क्रिकेट है और फुटबॉल है। 5 खेल मेरे को दिख रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 5 खेल यहां पे लिख लेता हूं। हॉकी है, ठीक, और क्या है? वॉलीबॉल है, और क्या है? कबड्डी है, और क्रिकेट है, और फुटबॉल है। कितने लोग हैं? देखिए, राम एवं श्याम, तो पहला नाम क्या आया? राम का। दूसरा नाम क्या आया? श्याम का। तो राम एवं श्याम हॉकी एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं, तो हॉकी में अच्छे हैं और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। ठीक, ऐसा लिख दिया। उसके बाद क्या बोला? यदु एवं राम, अगला नाम जो है वो यदु का आ रहा है, तो यहां लिख दिया मैं क्या? यदु। यदु एवं राम हॉकी एवं कबड्डी में अच्छे हैं, तो हॉकी और कबड्डी। लेकिन राम का बात किया तो राम में भी क्या करूंगा? कबड्डी में टिक करूंगा मैं। अगला नाम क्या आया? देखिए, मधु एवं श्याम, तो मधु एवं श्याम क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं, तो मधु क्रिकेट में अच्छी है और वॉलीबॉल में। तो श्याम का वॉलीबॉल ऑलरेडी था, क्रिकेट में टिक कर दिया। अगला यदु, मधु और मोहन, एक और नाम जुड़ा, किसका? मोहन का, लिख दिया यहां पे मोहन का नाम। फुटबॉल एवं कबड्डी में अच्छे हैं, यदु, मधु और मोहन फुटबॉल और कबड्डी। तो देखिए, यदु फुटबॉल में अच्छा है तो फुटबॉल में टिक किया, और कबड्डी में तो ऑलरेडी अच्छा है ही वो। मधु कबड्डी में और फुटबॉल में, और मोहन कबड्डी में और फुटबॉल में। बहुत आसान था।
ठीक, ये बन गया आपका टेबल। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। हॉकी, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? हॉकी, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल। तो देखिए हॉकी, क्रिकेट, सॉरी ये क्रिकेट है, राम तो नहीं होगा। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तीनों में राइट देखिए किसका है? श्याम का है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका? श्याम हो जाएगा, ऑप्शन बी। कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, तो कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, मतलब इन चारों में किसका टिक पड़ा है? तो देखिए मधु का इन चारों में टिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधु, ऑप्शन सी। ठीक, तो प्रश्न को आप इस प्रकार से कर सकते थे। देखिए टेबल बना हुआ है, यहां भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। मान लीजिए वो भिन्न क्या है? x बटे वाई। तो भिन्न का जो हर है मतलब y, इसको अंश बोलूंगा, इसको हर बोलूंगा। तो भिन्न का जो हर है y अंश से 3 अधिक है, मतलब x प्लस 3, अंश से 3 अधिक। यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, और हर से 2 घटा दिया जाए, घटा दिया, तो हमें 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त हो गया। तो यहां से रिलेशन निकालिए, क्या आएगा? x प्लस 7 बराबर 2y माइनस 4। ठीक, x प्लस 7 बराबर 2y माइनस 4। अब देखिए y की वैल्यू सीधे सीधे पुट कर सकते हैं, या x की वैल्यू y माइनस 3 पुट कर दीजिए। तो मैं x की वैल्यू y माइनस 3 यहां पुट कर दिया हूं। कितना हो जाएगा? y प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 4। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो y की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइनस 3, 5। तो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू कितनी? 5। दोनों का योग 8 और 5 का योग, ये देखिए भिन्न के अंश और हर का योग कितना हो गया? 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि उत्तर जो है वो 1 होगा, कैसे 1 होगा इसका उत्तर? ठीक, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर निकालना है, समझेंगे। अच्छा प्रश्न था, इस पूरे पेपर का सबसे अच्छा प्रश्न बोल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है प्रश्न, समझेंगे। -3√2 प्लस 1 प्लस 6 रूट में वापस से 11 प्लस 6√2। देखिए ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 11 प्लस 6√2। इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं, और इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में टूटते हैं। देखिए कैसे टूटेगा। 11, इसको मैं 2ab लिखता हूं, तो 2ab लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 3 इंटू √2। सबसे पहली बात ऐसा लिख सकता हूं। अब एक बात समझेंगे, यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? √9 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? √2 लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, क्योंकि √9 क्या हो जाएगा आपका? 3 तो होगा। अब यहां से देखिए प्रश्न कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 को ब्रेक करूंगा कैसे? √9 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √9 इंटू √2, क्योंकि 9 का स्क्वायर, √9 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। तो 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल हट गया, तो क्या बचा? √9 प्लस √2। मतलब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? √9 प्लस √2। इसको मैं 3 प्लस √2 लिख सकता हूं, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या? 3। चलिए वहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 6 के बाद कितना? 3 प्लस √2, ये बन गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -3√2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 त्रिका 18 प्लस 6√2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा? देखिए -3√2 प्लस 19 प्लस 6√2। ठीक, अब फिर से ब्रेक करना है। अब देखिए फिर से ब्रेक करना पड़ेगा किसको? 19 प्लस 6√2 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहां पे फिर सोचना है, लेकिन यहां सोचने से पहले थोड़ा सा आपको इधर नजर रखना था,
कि -3√2, मतलब इसको कुछ ऐसा तोड़ूंगा मैं कि मेरे को -3√2 या 3√2 के टर्म में कुछ ना कुछ मिले। तो मैं कैसे तोड़ूंगा? देखिए, सबसे पहले 3√2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 2 कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो मैं इसको कैसे तोड़ता हूं? देखिए, 3√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 19 को ऐसा तोड़ सकता हूं। इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3√2 इंटू 1। इतना सोचना था इसमें, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगर आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं तो ही बनेगा। क्लास में मैंने वर्गमूल के चैप्टर में इस प्रकार के प्रश्नों को ब्रेक करना सिखाया है। ठीक, क्लास में ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूं। आप अपनी नोट्स देखेंगे, जो भी पढ़ चुके हैं मेरे से, तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या लिखेंगे इसको? 3√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। वर्ग और वर्गमूल हट गया तो 3√2 प्लस 1। यहां लिख दीजिए, क्या आ गया? -3√2 पहले से था, प्लस 3√2 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, वर्गमूल 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1। बहुत अच्छा प्रश्न था। बहुत लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देख सकते हैं, ब्रेक करना है आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत आसान नहीं था ब्रेक करना। आप एक बार तो कर लेते, लेकिन दोबारा यहां पे आके फंस जाते। इसको देखना था आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 इक्वल टू 0 हो तो x, y और z में क्या संबंध होगा? देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि यहां पे आप x, y, z की वैल्यू ऐसी पुट करिए जिससे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, y की वैल्यू 1 रखता हूं और z की वैल्यू 8 रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल x 1 रखूंगा तो 1 की पावर 1/3, y 1 रखूंगा तो 1 की पावर 1/3, और z की वैल्यू 8 रखा तो 8 की पावर कितना? 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, मतलब 2 माइनस 2 0। मतलब ये वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैं x, y, z की वैल्यू अपने मन से मान लिया कि x1, y1 और z की वैल्यू अगर मैं 8 पुट करता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देख लीजिए कौन सा में सेटिस्फाइड होगा, तो आप ऑप्शन सी देखेंगे, उत्तर होगा। देख सकते हैं कौन सा में ये वैल्यू रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 8, तो यहां कितना बनेगा? 1 और 1 2, 2 में 8 गया, माइनस का 6, माइनस का 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? -216। और यहां कितना बना? 27 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, 27 अट्ठे भी 216, 216 में 216 कैंसिल, कितना आया? 0। ऑप्शन सी सेटिस्फाइड हो जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को करने का। दी गई संख्या श्रृंखला में अलग तरह की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग तरह की संख्या पूछा है, वही देखिए वृद्धि हो रहा है। तो 22 में कितना जोड़ूंगा? 1 तो 23 आएगा, 23 में 4 जोड़ूंगा तो 27 आएगा, 27 में 9 जोड़ूंगा तो 36 आएगा, और 36 में 27 में कितना जोड़ूंगा? 9, और 36 में कितना जोड़ूंगा? तो 58 आएगा। देखिए तो 36 में कितना जोड़ूंगा तो 58 आएगा, तो यहां से 22 जोड़ने में क्या आ रहा है? 58 आ रहा है। 36 में 22 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 58 आ रहा है। गलती पकड़ा रही है, देखिए 1 4 9, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब अगला क्या जोड़ना पड़ता मेरे को? 4 का स्क्वायर। तो 36 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ता मैं, कितना आता? 52। ये 58 नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए? 52। तभी तो अगला 5 का स्क्वायर 25 जोड़ता, और 52 में 25 जोड़ता तो क्या आता? 77 आता। मतलब 58 क्या है? गलत है। ठीक, 149 दिखा, मतलब प्रश्न खत्म, स्क्वायर करके जोड़ दिया है। अगला, ये प्रश्न देखने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो रीड कर रहा हूं। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो? तो बहुत आसान है, 100 + 20 इंटू कितना? 100। इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, R/100 + R इंटू कितना? 100%। ठीक, ये फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं।
तो 20/120 इंटू 100। प्रोसीजर भी है, प्रोसीजर भी आप लोगों को पता ही होगा। 100/6 मतलब 50/3, मतलब कितना 16 से ही 2/3। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कूट भाषा में ग्लॉसरी को ऐसा लिखा गया है, जियोग्राफी को ऐसा लिखा गया है, तो जियोलॉजी को क्या लिखेगा? बहुत आसान है। जी को यहां पे 9 लिखा है, जी को यहां पे भी क्या लिखा है? 9 लिखा है। इसका मतलब ये किसी इंडस्ट्री का, किसी इंस्टीट्यूट का कोडिंग है, जहां पे वो जी को हमेशा 9 लिखता है, एल को हमेशा 7, ओ को हमेशा 5। उसी प्रकार तोड़ दीजिए। जी को क्या लिखूंगा? 9। ई को क्या लिखूंगा? देख लीजिए, ई को हमेशा 1 लिखूंगा। ओ को क्या लिखूंगा? तो ओ को हमेशा 5 लिखूंगा। एल को 7, ओ को 5, जी को 9 और वाई को 2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत आसान है। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक, मान लीजिए ये कोई महिला है। इस महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, यह मेरे पिता के पिता की बेटी है। यह महिला जो है, यह इस पुरुष के पिता मतलब इस पुरुष के दादा की बेटी है। मतलब इस पुरुष की बुआ है ना ये, तो इस पुरुष का उस महिला के साथ कौन सा संबंध है? भतीजा है, बुआ भतीजा का संबंध है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक, ये था प्रश्न, देख सकते हैं। इधर पे लाइन खींचा, एक छोड़ के इधर पे लाइन खींचा, एक छोड़ के इधर पे लाइन खींचा, तो यहां का आप छोड़ दीजिए ऐसा, और यहां पे क्या करिए? लाइन खींच दीजिए। ये जो डॉट था ये ऊपर गया, ठीक, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर गया इधर गया, तो यहां पे जो डॉट है वो कहां आएगा? नीचे आएगा। आसान प्रश्न था। ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। बाकी के ऑप्शन देखिए, बाकी के ऑप्शन आपको गलत लगेंगे। ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन डॉट के हिसाब से क्या उत्तर हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि रुपए 14,000 को x और y के बीच 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए तो y को कितना मिलेगा? तो बता सकते हैं y को कितना मिलेगा? बहुत आसान है यार, 4/7 इंटू 14,000 कितना मिलेगा? y को 8,000 मिलेगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जल धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में एक व्यक्ति का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 32 किलोमीटर। बहाव की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? u माइनस वी। u बोलता हूं शांत जल में नाव की चाल, v बोलता हूं धारा का वेग। तो u माइनस वी मतलब कितना? 6 माइनस 2 4, कितना है? 8 किलोमीटर। सॉरी, समय बोला है तो घंटा में। धारा की दिशा में चाल बढ़ जाती है u प्लस वी, धारा की विपरीत दिशा में चाल कम हो जाती है u माइनस वी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न था। a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब के गुणनखंड क्या होंगे? देखने में बहुत लेंदी लगता है ये, लेकिन है बहुत आसान। कैसे आसान है देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा सोचना था। a क्यूब या x मान लेता हूं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसकी वैल्यू होती है 3xyz। कब? जब x प्लस y प्लस z क्या होता है? 0 होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होती है 3xyz जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाए? 0। तो इस पूरे को अगर मैं x बोलता हूं, इस पूरे को मैं y बोलता हूं और इस पूरे को मैं z बोलता हूं, तीनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो तीनों का योग क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। जोड़ के देखिएगा तो a और a 2a इस 2a के साथ कैंसिल, b और b 2b इस 2b के साथ कैंसिल, c और c 2c इस 2c के साथ में कैंसिल। मतलब क्या हो रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 3xyz। इसका मतलब 3x मतलब क्या? a प्लस बी माइनस 2c, y मतलब क्या? b प्लस सी माइनस 2a, z मतलब क्या? c प्लस a माइनस 2b। उत्तर a होगा, a। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो
ठीक, इसकी वैल्यू पूछा है। अब यहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे मान लीजिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक, पहले मेंस में था, अब आपका मेंस में भी नहीं है, मुख्य परीक्षा में भी नहीं है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू आपको पता होती है, जैसे कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो यहां पे हिट एंड ट्रायल करिए कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 लेता हूं तो क्या ये सेटिस्फाइड होता है। तो थीटा की वैल्यू 45 लूंगा तो tan 45 प्लस cot 45 कितना होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 45 इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहां भी कितना पुट कर दीजिए 45, तो tan 45 1, cot 45 भी कितना 1, 1 और 1 कितना उत्तर हो गया आपका 2 हो गया। भाई 1 का घन मूल निकाल लो, 1 का वर्ग मूल निकालो, 1 ही तो होगा। तो tan 45 मतलब क्या बनेगा 1 और cot 45 मतलब क्या बनेगा 1, तो 1 + 1 उत्तर कितना हो गया 2। तो ऐसे प्रश्नों में हिट एंड ट्रायल टाइप का थोड़ा सा सोचेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 मीटर एवं 10 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे एक समतल सतह पर लंबवत सीधे खड़े हैं। एक का ऊंचाई कितना है 16, दूसरे का ऊंचाई कितना है 10। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होगा कितना 8, ये डिस्टेंस दिया है 8। ठीक, बोला क्या है उनके शीर्ष हिस्से की बीच की दूरी, ये दूरी पूछा है, मतलब कर्ण पूछ लिया है। समकोण त्रिभुज बना दीजिए, तो ये क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ये मेरे को निकालना है, ये 8 पता है और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल 10 में 16 में 10 घटाएंगे 6, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 100 मतलब क्या 10 मतलब क्या d। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयुक्त त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात समझेंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जो एक वृत्त के भीतर बना है। देखिए समकोण त्रिभुज है लेकिन इसमें 90 डिग्री कोण है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो कौन है 90 डिग्री, जिसका विकर्ण क्या है AC। अब देखिए विकर्ण मिल गया AC, ये क्या है विकर्ण, विकर्ण मिल गया मतलब काम खत्म हो गया। काम खत्म क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है समकोण त्रिभुज में विकर्ण के सामने वाला कोण होता है 90 डिग्री, विकर्ण पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो ये विकर्ण है मतलब ये कोण होगा 90 डिग्री का, ये कंफर्म हो गया। ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। CD इस वृत्त के बिंदु C पर बनी एक स्पर्श रेखा है। ये देखिए CD ये स्पर्श रेखा है। यदि कोण BAC बराबर 70, BAC ये कितना है 70, कितना आसान हो गया, ये 90 ये 70, तो ये जो कोण C अंदर वाला है ये कितना हो जाएगा 90 और 70 कितना हो गया 160, बचा कितना 20, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 70 तो बचा कितना 20, मतलब ये कोण C अंदर वाला कितना हो गया 20। अब देखिए ये क्या है स्पर्श रेखा, ऐसा ये कोण आपको पता है कितना है 20, तो ये कितना बचेगा 70 बचेगा भाई। वही तो पूछा है कोण BCD की वैल्यू, ये देखिए कोण BCD कितना होगा 70, क्योंकि ये 90 टोटल, इसमें 20 आपको ये पता चल चुका है, तो बचा कितना 70 डिग्री, ऑप्शन C। ये भी अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न व्यापम में बहुत पूछे जाते हैं। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग इसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो इस हॉल का आयतन घन मीटर में क्या होगा। देखिए लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है 15 और 12, तो फर्श का क्षेत्रफल 15 × 12 कितना 180, यही छत का होगा 15 × 12 180, इमेजिन कर लेंगे आप। ठीक, अब ऊंचाई को मान लेता हूं कितना मैं x। अब एक बात समझेंगे, 4 दीवार है कमरे में, 2 दीवार ऐसी होगी जो इस लंबाई के साथ लगी होगी और 2 दीवार ऐसी होगी जो चौड़ाई के साथ लगी होगी। तो 2 दीवारों का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा 15 × x, इसको 2 से गुणा कर देता हूं, और 2 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 × x, इसको भी 2 से गुणा कर देता हूं। तो ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर 360 के बराबर। सिंप्लीफाई करिए 30x और 24x कितना हो गया 54x बराबर 360, तो x की वैल्यू 360/54 कट कर लीजिए। ठीक, 9 से करिए 40, 9 से करिए 6, तो कितना आ गया 20/3,
मतलब आपको ऊंचाई मिल गई 20/3, तो लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई कितना 20/3। सिंप्लीफाई करिए, 15 चौको 60, ठीक, 60 दूनी 120, कितना आ गया 1200। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक। तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे अच्छे प्रश्न है ये, जो कि कल आपके अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 सेंटीमीटर के एक रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए तो ऐसे कितने घन निकल पाएंगे जिनके केवल एक तरफ का हिस्सा ही रंगीन हो। तो देखिए फॉर्मूला से पढ़ना है तो फॉर्मूला है आपका 6 × n-2 का होल स्क्वायर, या तो इमेजिन कर सकते हैं। यहां पे n क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो n की वैल्यू हो गया 5, तो यहां पे n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 6 × 3 स्क्वायर, 9 छिका क्या हो गया 54। तो उत्तर क्या हो गया इसका 54। कर सकते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी से 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ ही खोल दिए जाएं तो यह टंकी भर जाएगी कितने घंटे में। तो पाइप ए 5 घंटे में, तो 1 घंटे का काम क्या हो गया 1/5। पाइप बी 6 घंटे में, तो 1 घंटे का काम कितना 1/6। पाइप सी 12 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/12, इसीलिए इसको क्या लिया माइनस में। सिंप्लीफाई करिए, 5, 6 और 12 का एलसीएम 60, 5 से भाग दिया 60 को 12 आया, 6 से भाग दिया 60 को 10 आया, और 12 से 60 को भाग दिया 5 आया। तो 12 10 22, 22 में 5 गया कितना 17/60। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 17 × 51 और 9 कितना 60/17। सिंपल सी बात है, ये 1 घंटे का क्या है काम है ना, तो एक काम को कितने देर में 60/17 घंटे में। तो 60/17 मतलब क्या 3 सही 9/17 बन जाएगा। आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हुए हैं। टी इनमें एकदम आखिरी छोर पर है, मान लीजिए ये टी है एकदम आखिरी छोर में। देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब आखिरी छोर ये भी हो सकता है, आखिरी छोर ये भी हो सकता है। आगे क्या बोला है, पी टी का पड़ोसी है। अगर पी टी का पड़ोसी है मतलब कंफर्म यहां बैठेगा और इस केस में यहां बैठेगा, तथा वह क्यू के बाएं तीसरा है। अब क्यू के बाएं तीसरा यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ आ रहा है। क्यू के बाएं तीसरा मतलब क्यू इसके कहीं ना कहीं आगे होगा, यहां पे क्लियर है क्यू के बाएं तीसरा। टी के दाएं से चौथा कौन है, और इंफॉर्मेशन दी नहीं है, यहां पे कौन आएगा यहां पे कौन आएगा मेरे को मतलब ही नहीं है। टी के दाएं चौथा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है क्यू है, तो उत्तर हो गया क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन था। राम श्याम से लंबा है। देखिए राम जो है ये श्याम से लंबा है, हाइट ज्यादा वाले के ऊपर लिख रहा हूं। यदु राम से लंबा है, तो ये यदु जो है राम से लंबा है। मोहन भी उतना लंबा नहीं है जितना लंबा यदु है, लेकिन वह राम से लंबा है। तो राम से लंबा है मोहन, लेकिन यदु से छोटा है। इनमें सबसे लंबा कौन है, यदु। सब फालतू के क्वेश्चन थे, बहुत आसान। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा अजीब ही पूछा गया है। रीड कर रहा हूं, दिए गए चित्र का प्रत्येक बॉक्स 6 से 14 तक को अलग अलग संख्याओं से इस तरह भरा हो कि क्षैतिज, लंबवत एवं तिरछे रूप से संख्याओं का योग समान हो जाए, तो बी का मान क्या होगा। प्रश्न आपको समझा रहा हूं मैं, प्रश्न क्या पूछा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, ऐसा एक बॉक्स दिया गया है आपको और यहां लिख दिया है बी। इसको बोल रहा है कि इसमें 6 से लेके 14 तक की संख्याएं भरनी है, जिससे क्षैतिज, लंबवत और तिरछे रूप से संख्याओं का योग समान हो जाए, तो बी का मान क्या होगा। तो यहां पे थोड़ा सा पूछना क्या चाह रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या वो ऐसा चाह रहा है कि बी वाले ही केवल आप रो को, कॉलम को और तिरछे में देखोगे, क्या सभी को देखोगे कि ये भी और ये भी बराबर हो, ये और ये बराबर हो और तिरछे में भी बराबर हो। तो प्रश्न का मीनिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर सबको बराबर करना होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है एट द मोमेंट पे ये प्रश्न कर पाना। समझ आ रहा है, इतना दिमाग आप लगा ही नहीं पाओगे कि 6 से लेके 14 तक की संख्याओं को मैं कैसे कहां पे रखूं जिससे हर कॉलम का योग और हर रो का योग और तिरछे में भी योग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन यहां पे देख सकते हैं आप, वो ऐसा हो जाएगा। देखिए
यहां पे अगर आप 12 को रखते हैं, इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ होगा, 12, 14, 8 या 13। अगर आप यहां पे 12 को रखते हैं, यहां 8, यहां 9, यहां पे 10 और यहां पे 7, तो देखिए 12, 10, 22 और 7 29, 12, 8, 20 और 9 29, यहां पे 11 को रख देता हूं, 11 और 10 21 और 8 29, ये तीनों क्या हो गए, बराबर। मतलब पर्टिकुलर ये जो बी वाला कॉलम था, बी वाला जो रो था और ये तिरछा जो था वो बराबर हो चुका है। पूरे को बराबर करने अगर प्रश्न बोल रहा है तो पॉसिबल नहीं था, बहुत मेहनत लगती वहां पे। ठीक, तो उत्तर इसका ए होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एग्जैक्ट आंसर आयोग क्या दे रहा है वो देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा कि वो इसी कॉलम, इसी रो और इस तिरछे वाले की बात कर रहा है। सभी कॉलम का जोड़, सभी रो का जोड़ और तिरछे का जोड़ एक जैसा हो, ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात होगी यहां पे। ठीक, तो केवल अगर मैं बी वाले कॉलम और बी वाले रो और इस तिरछे की बात करूं तो ऐसा जमा सकते हैं, 12 और 10 22 और 7 29, 12 8 20 और 9 29, 10 8 18 और 11 क्या 29, तो उसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परिवार के सभी सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। क्या बोला है, बी जो है सी का पुत्र है मतलब प्लस लिख दूं, लेकिन सी जो है वो बी की माता नहीं है, मतलब सी क्या होगा, पिता होगा यार, माता नहीं है तो। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, अब देखिए ए और सी विवाहित जोड़े हैं, मतलब ए पत्नी, सी पिता और उसका पुत्र कौन, बी। ई सी का भाई है, ये देखिए ई जो है वो सी का क्या है, भाई है। डी ए की पुत्री है, डी जो है ये ए की पुत्री है, मतलब इन दोनों की पुत्री होगी, डी है, माइनस लिख दिया। एफ बी का भाई है, मतलब एफ भाई है, मतलब एफ बी क्या है, इनका पुत्र ही तो है। अब जमा लीजिए, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो एक तो ये भाई, एक ये पिता, 2 3 और 4, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। बी की माता कौन है, तो देखिए बी एफ डी तीनों की माता कौन है, ए है, तो ऑप्शन हो गया डी। ए के कितने बच्चे हैं, तो देख पा रहे हैं कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ऑप्शन हो गया सी। ठीक, आसान प्रश्न था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन महिला सदस्यों की एक जोड़ी है। अच्छा, उसी में प्रश्न बोला है महिला सदस्य कौन कौन है, तो आप देख पा रहे हैं महिला सदस्य में ए है और डी है, माता और पुत्री, ए और डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के, 13 पुरुष और 24 लड़के, पुरुष को मेल, लड़के को बॉय बोल रहा हूं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। रिलेशन तो आपको पता ही होगा, ये m1 d1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 बाई w2 होता है ये। अब देखिए बोला क्या है, एक पुरुष एवं एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। सिंप्लीफाई करिए पहले तो, 12 पंचे 60 m, 16 पंचे 80 b, 13 चौको 52 m, 24 चौको 96 b। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 m इक्वल टू 16 b मिलेगा, तो m बाई b इक्वल टू 16 बाई 8 मतलब कितना, 2/1 मिल गया आपको अनुपात कितना, 2:1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 के ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा पर मिलते हैं, तो 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन दोनों के ग्राफ जो है बिंदु अल्फा बीटा पर मिलते हैं, तो पहले दो ऐसे, मतलब पहले वो बिंदु निकाल लीजिए जहां पे ये दोनों मिलेंगे, तो x और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगी निकाल लीजिए। क्या करता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करता हूं, गुणा कर दिया समीकरण 1 को 2 से। अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 2 में तो x का जो गुणक है वो 2 ही था, घटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 7y इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया 1, y 1 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x भी कितना मिलेगा 1, मतलब 1 और 1 पे आप देखेंगे तो ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, मिलेंगे,
मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 1 1 ले सकते हो। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 0, उत्तर क्या हो गया 0। ठीक, कहां पे मिलेंगे, जो उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो x1 और y1 इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब 1 1 पे दोनों ग्राफ मिलेंगे तो अल्फा 1 बीटा 1 ठीक बन जाएगा। यदि किसी लीप वर्ष के 13 जनवरी को रविवार था तो मार्च का पहला दिन क्या होगा। ठीक, क्या बोल रहा है देखिए, 13 जनवरी को रविवार, 13 जनवरी को रविवार, तो बोला है 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो आप देख लीजिए 13 जनवरी से 1 मार्च जाने में कितने दिन जोड़ने पड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, 13 जनवरी से 1 मार्च, समझेंगे इसको। 13 जनवरी से जाना कहां है आपको, 1 मार्च जाना है। तो जनवरी का कितना दिन जोड़ेंगे आप, 18 दिन, क्योंकि 13 जनवरी हो चुका है, 31 का होता है, बचा कितना 18। चूंकि लीप ईयर है मतलब फरवरी का कितना दिन जोड़ेंगे 29, और मार्च का कितना दिन जोड़ेंगे 1। 18 जोड़ने की बजाय 4 जोड़ना बेहतर समझूंगा, क्योंकि 18 में कितने विषम दिन 4। 29 जोड़ने की बजाय 1 जोड़ दूंगा, और 1 जोड़ने की बजाय 1 ही जोड़ूंगा यार। तो टोटल कितना जोड़ना पड़ रहा है मेरे को 6। तो 13 जनवरी को था रविवार, रविवार में 6 जोड़ूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा 1 मार्च। तो रविवार में 6 जोड़ूंगा तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, शनिवार मिलेगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका, सी हो गया। समझ पा रहे हैं। तो ये था आपका 50वां प्रश्न। लीप ईयर था इसीलिए फरवरी 29 दिन का लिए आप। तो आपको यह देखना था कि 13 जनवरी से 1 मार्च जाने में कितने विषम दिन जोड़ रहा हूं, कितने दिन जोड़ने से अच्छा विषम दिन जोड़ूंगा। तो जनवरी का 18 दिन मतलब कितना विषम दिन 4, क्योंकि विषम दिन क्या होता है 7 से भाग देने पर बचा शेषफल। फरवरी का 29 दिन मतलब कितना 1, क्योंकि 7 से भाग दूंगा तो शेषफल 1 बचेगा, और मार्च का 1। टोटल कितना दिन जोड़ दिया 6, मतलब रविवार में 6 दिन जोड़ दो, क्या आ जाएगा उत्तर शनिवार। तो ये आपके 50 प्रश्न थे। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आप अपने आंसर मिला सकते हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।